हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 9। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से वह बहरूपिया निया को अपने जाल में फंसा लेता है। वह उसे पहचान नहीं पाती और वह उसके साथ उस पुराने वाले घर में चली जाती है जहाँ पर रॉम्बी ने उसे जाने के लिए मना किया था। वह बहरूपिया उसे कमरे में ले जाता है और उसके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करता है। वह बहरूपिया उसे बाहों में लेता है और किस करने की कोशिश करता है। तभी निया का फ़ोन बजता है। उसे ध्यान नहीं होता है कि फ़ोन चालू है और उधर से रॉम्बी यह सुन लेता है। रॉम्बी को लगता है कि यह बहरूपिया जरूर निया को पुराने घर में लेकर के गया है जहाँ पर यह उसके साथ कुछ गलत कर सकता है। वह तुरंत पुराने घर के लिए निकलता है। क्या हुआ रॉम्बी? आज तुम मुझे बहुत अलग अलग लग रहे हो। कोई बात है क्या? आज तुम मुझे इतनी खुश लग रहे हो जैसे पहले लगा करते थे। आज तुमने शादी के बाद भी एक बार में ही मान ली। क्या कोई स्पेशल चीज़ है? तो बहरूपिया रॉम्बे बोलता है, जब मैं तुम्हारे बाहों में समा जाऊं तो मुझे हर चीज़ स्पेशल लगती है। उस वक्त तो तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो तो हाजिर है। निया कहती है, क्या बात है, जब भी तुम रोमांस करते हो कभी बात नहीं करते, बस शांत रहते हो। और आज आज तुम इतना बोल रहे हो, लग ही नहीं रहा है कि मैं उसी रॉम्बी के साथ में हूँ जो हमेशा मेरे साथ में होता है। तो वह बहरूपिया बोलता है, तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रही हो कि मैं वह रॉम्बी नहीं हूँ? मैं वही रॉम्बी हूँ। क्या तुम्हें मैं अपना जलवा दिखा सकता हूँ? यह कह कर के वह उस निया को बेड पर पटक देता है। वह बहरूपिया धीरे धीरे निया के करीब आने लगता है, निया के कपड़े उतारने लगता है। तभी जो असली रॉम्बी होता है उसके आने की दस्तक उस बहरूपिया को महसूस हो जाती है, क्योंकि वह असली रॉम्बी मेन गेट के पास ही होता है। गेट बंद होता है। अंदर से तो रॉम्बी अपनी शक्तियों से उसे खोलने की कोशिश करता है। अचानक से वह बहरूपिया बेड से उठ खड़ा हो जाता है और दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही असली रॉम्बी भागता हुआ अपने कमरे में आता है, वह बहरूपिया निया का हाथ पकड़ता है और उससे आईने के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा हाथ तभी रॉम्बी थाम लेता है और निया को झटके से अपनी बाहों में खींच लेता है और वह बहरूपिया उस आईने के अंदर चला जाता है। यह सब निया के लिए जैसे एक भयानक सपना हो। ऐसा प्रतीत होता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो अभी अभी हुआ है वह सच था या सपना। किसी ने उसे अभी आईने के अंदर खींचने की कोशिश की। वह इंसान रॉम्बी था। फिर दूसरा हाथ किसी ने उसका पकड़ा, वह भी रॉम्बी था। यह हो क्या रहा था? निया कुछ बोल पाती उससे पहले ही रॉम्बी की बाहों में बेहोश हो जाती है। रॉम्बी उसकी इस स्थिति को अच्छे से समझ पाता है कि यह उसके लिए कितना भयावह और दर्दनाक रहा होगा। रॉम्बी उसे उठाता है और नीचे हॉल में ले करके आता है। उसे पानी पिलाता है और होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही निया होश में आने लगती है, वह भयावह स्थिति दोबारा उसकी आंखों के सामने घूम जाती है और वह डर के मारे कांप जाती है। वह उस रॉम्बी को धक्का मारकर दूर भगाती है और कहती है, कौन हो तुम? यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरे रॉम्बी नहीं हो सकते। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। जो कुछ भी अभी अभी हुआ वह मुझे समझ में नहीं आ रहा। वह गेट खोलकर बाहर जाने लगती है कि तभी रॉम्बी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे जी भर के रोने देता है। लेकिन निया यहाँ रोने के बजाय डर रही होती है। वह उस रॉम्बी से डर रही होती है जिसे वह बेइंतहा प्यार करती है, क्योंकि अभी अभी उसने जिस इंसान को बिस्तर पर देखा वह कोई और था। यह सच में रॉम्बी था या फिर जिस इंसान के सीने से लगकर वह रो रही है वह सच का रॉम्बी है या कोई सपना है? वो इन सब चीज़ों के बवंडर में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी होती है। उसे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि रॉम्बी से सवाल क्या करे कि तुम कौन हो। तभी रॉम्बी बोलता है कि देखो निया, मैं समझ सकता हूँ अभी भी तुम्हारे साथ में जो हुआ वह तुम्हारे लिए बिल्कुल अकल्पनीय था।
मैंने तुम्हें साफ मना किया था कि तुम इस घर के अंदर नहीं जाओगी, फिर तुम इस घर में कैसे आ गई? निया झटके से उसे खुद से दूर करती है और कहती है, तुम पागल हो क्या, या मुझे पागल समझ रखा है? तुम खुद मुझे यहाँ लेकर के आए हो और मुझसे कहते हो कि मैं इस घर में क्यों आई हूँ। तुमने खुद मुझसे यह कहा था कि तुम इस घर को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तुम इस घर में कभी नहीं आओगे। तुम खुद मुझे इस घर में आकर ला करके मेरे साथ में रोमांस करने की कोशिश कर रहे थे जब मैं तुम्हारे करीब आ रही थी, और अब तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कौन हो? और जो इंसान एकदम से उस आईने में जाकर गायब हो गया, वह कौन था? यह सब क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? वह सब कुछ सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगी। रॉम्बे समझ रहा था कि निया अभी किस परिस्थिति से गुजर रही है। रॉम्बे के पास खुद जवाब नहीं था, क्योंकि जो जवाब था वह निया को समझा नहीं सकता था। वह उसे क्या जवाब दे कि जिस इंसान के साथ में वह अंदर हम बिस्तर हो रही थी, वह मैं नहीं था। वह एक बहरूपिया था जो अचानक से आईने में से आ गया था। निया रोम्बी को छोड़ करके घर पर आ जाती है, और जैसे ही वह घर आती है तो देखती है कि घर पर कोई मेहमान आया हुआ है। उसे देख करके वह भागती हुई उसके गले लगती है। वह कोई और नहीं, एंटोनी होती है। एंटोनी निया की रियल मदर की बहन थी, जिससे उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। अब वह बहुत सालों बाद वापस यहाँ पर आई थी, जिसे देख करके निया अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उससे गले लगकर खूब रोती है। तो मिस्टर विल्सन कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम एंटोनी को देख करके बहुत खुश हो जाओगी, लेकिन यह क्या, तुम तो एंटोनी को देख करके रोने लगी। ऐसा क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? यह सुन करके एंटोनी बोलती है, क्या तूने बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे पता भी नहीं है? तो वह अपनी मासी से कहती है कि इतने साल हो गए, मुझे भूल ही गए आप। पता है मैं आपको कितना मिस करती थी, आपको तो मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती थी। यह सुनने के बाद में एंटोनी दिल से दुखी हो जाती है और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, लेकिन मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में मुझे मेरी बहन की यादें ताज़ा हो जाती थी, जिन्हें देख करके मुझे बहुत दुख होता था। इसीलिए मैं दूर रहना चाहती थी। इस बार यहाँ पर मुझे एस्ट्रोलॉजी का एक नया कोर्स करना था, तो मुझे विल्सन का फ़ोन आया था कि तुम यहाँ पर आ रही हो तो तुम घर पर ही रहोगे, ताकि मैं निया के साथ भी रह सकूं और अपना कोर्स भी कर सकूं। मैंने तो उन्हें मना किया था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन वह माने नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। भावना उन दोनों को देख करके काफ़ी जल रही थी, क्योंकि उसे न ही निया पसंद थी और न ही सौतन की बहन पसंद थी। विल्सन का एंटोनी के साथ में अच्छा रिलेशन था। एंटोनी को बहुत गुस्सा आया था जब उसे पता चला था कि मिस्टर विल्सन ने उसकी बहन के मरने के बाद में दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि मिस्टर विल्सन ने उसकी बहन के साथ में लव मैरिज की थी। एंटोनी शॉक थी कि मिस्टर विल्सन इतना जल्दी कैसे बदल सकते हैं। वह उसकी बहन को छोड़कर किसी और के साथ में इतना जल्दी शादी का डिसीजन कैसे ले सकते हैं। लेकिन जब विल्सन ने ये डिसीजन लिया था, तो एंटोनी ने खुद को मिस्टर विल्सन से और उसकी फैमिली से दूर कर लिया था। इस बीच में वह निया को भी भूल गई थी। जब एंटोनी की सिस्टर की शादी मिस्टर विल्सन से होने वाली थी, तब एंटोनी ने अपने माता पिता से कहा था कि यह शादी मत होने दीजिए, क्योंकि उसकी बहन के नसीब में प्यार था ही नहीं, उसका मरना लिखा हुआ था। अगर वह विल्सन से शादी करती थी तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसकी बहन नहीं रुकी और उसने अपनी मौत को छोड़ करके प्यार को चुना। और कुछ समय बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई थी।
निया बहुत अकेली हो गई थी। उसकी माँ की मौत के बाद में पहले तो एंटोनी का यहाँ पर आना जाना लगा रहता था और एंटोनी बिल्कुल माँ की तरह निया को प्यार करती थी। लेकिन जब से विल्सन ने शादी कर ली थी उसके बाद से एंटोनी ने आना जाना बंद कर दिया था। विल्सन जानते थे कि एंटोनी किस बात से गुस्सा है, लेकिन वह कभी जताते नहीं थे। जब निया एंटोनी के गले लगती है तो एंटोनी को एक अजीब सी गंध महसूस होती है, क्योंकि वह एक एस्ट्रोलॉजी की गुरु होती है और ऐसी शैतानी शक्तियों की रूह और गंध को वह आसानी से पहचान लेती हैं। निया को जब वह करीब लाती है तो उसे उसके साथ में एक अजीब महसूस होता है, जो कि उसे सामान्य इंसान के साथ में नहीं होता है। एंटोनी निया से कहती हैं, जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में आती हूँ तुमसे मिलने के लिए, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। और हाँ, रोना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? अब मैं यहीं पर हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। यह सुनते ही भावना बोलती हैं, वैसे मैं जानना चाहूंगी कि आप यहाँ कब तक हैं? तो एंटोनी कहती हैं कि क्यों, आपको मेरा रहना पसंद नहीं है? तो विल्सन कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भावना को आंखें दिखाते हुए बोलते हैं, जाओ जाकर एंटोनी के रहने का इंतजाम करो। ये सुन करके भावना चली जाती है तो एंटोनी विल्सन से कहती है कि मुझे लगता है कि आपकी पत्नी को मेरा यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं लगेगा। तो विल्सन कहते हैं, मेरी पत्नी का हक यहाँ बाद में है, पहले तुम्हारा है। यह कह करके विल्सन चले जाते हैं और उधर एंटोनी निया के कमरे में प्रवेश करती है। जैसे ही वह कमरा खोलती है उसे एक अजीब सा झटका लगता है, जैसे उस कमरे को किसी ने अपनी शक्तियों से बुरी तरीके से जकड़ रखा हो और वह खुल नहीं पा रहा हो। जब वह कमरा खोलती है, अंदर जाती है तो कोई शक्ति उसे बाहर की तरफ धकेलती है। निया बेड पर लेटी हुई होती है, उसके हाथ में फोन होता है, लेकिन वह फिर से उसी माहौल में चली जाती है जिस माहौल से वह अभी भी निकलकर आई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ होता है। वह तो एकदम से एंटोनी को देख करके थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और कुछ पल के लिए उन चीज़ों को भूल जाती है। पर सच बात तो यह थी कि उसके दिमाग में अभी भी वह रहस्यमयी चीज़ें चल रही होती हैं कि कैसे वह आदमी आता है और आईने में चला जाता है। अगर वक्त पर रोम्बी नहीं आता था तो वह आदमी उसे अपने साथ आईने में ले जाता था और शायद उसके साथ बहुत कुछ गलत कर चुका होता था। एंटोनी निया के कमरे में पहुंचती है। जैसे ही वह निया के कमरे में पहुंचती है उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जो कि उसे महसूस कराती है कि इस रूम के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि ठीक नहीं है। वह देखते हैं निया बेड पर सोई हुई होती है। वह उसके पास में जाती है, उसके सर पर हाथ फिराती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया। चलो मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। यह सुनते ही निया खुश होकर बैठ जाती है और कहती है, मैं आपको सबसे पहले उसका फोटो दिखाती हूँ। निया अपना फ़ोन निकालती है और उसमें से रोम्बी का फोटो निकाल करके अपनी मासी को दिखाती है। एंटोनी उस फोटो को बहुत ही करीब से देखती है और बहुत गौर से भी देखती है, क्योंकि उसे उस फोटो के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ दिखाई दे रहा होता है जो कि वह अनुमान लगा रही होती है। निया बस बोली जा रही होती है रोम्बी के बारे में और एंटोनी घर का एक एक कोना निहार रही होती है। कभी वह विंडो के पास जाकर खड़ी होती है, विंडो से नीचे दिखती है। कभी वह बाथरूम की तरफ जाती है, कभी इधर कभी उधर। निया कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। एंटोनी कहती है, मैं तुम्हारी एक एक बात सुन रही हूँ, बस तुम बोलती जाओ, मुझे कुछ और भी तुमसे पूछना है। निया कहती है, आपको पता है रॉम्बी इतना अच्छा है कि वह आपसे मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। वह बहुत खुशनुमा इंसान है, हमेशा प्यार करने वाला
और हमेशा अपनी फैमिली को लेकर के चलने वाला लोगों में से है। वह प्यार को बहुत अहमियत देता है, बस एक ही चीज़ उसके साथ में गड़बड़ है। तो एंटोनी एकदम से पलटकर निया की तरफ देखती है और कहती है, क्या गड़बड़ है निया? निया कहती है कि जब भी उससे आप शादी के लिए बोलो तो मना कर देता है। पता नहीं क्यों वह कहता है कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, शादी के बंधन में नहीं बंधना है। लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसके पापा मेरे पापा से मिल चुके हैं और उन दोनों ने हम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। अब तो शायद रोम्बे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटोनी कहती है, अच्छा बात शादी तक पहुंच गई है और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर एंटोनी निया के पास आकर बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है। उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है। वह निया से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ कि इन दिनों तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें बहुत अजीब लगा हो, जिसे देख करके तुम एकदम से खामोश हो गई हो, जिसे देखकर तुम्हें डर लग गया हो, या फिर तुम बिल्कुल उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हो। यह सुनते ही निया अपना हाथ एंटोनी के हाथ से छुड़ा लेती है क्योंकि उसे वह भयावह वक्त याद आ जाता है जब वो बहरूपिया रोम्बी उसके करीब आ रहा था और अचानक से आईने में भाग जाता है। वह बेड से खड़ी हो जाती है और फिर खिड़की की तरफ चली जाती है और फिर बहाने बनाकर एंटोनी से कहती है, नहीं नहीं मासी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गलत महसूस हो रहा है। आप अब बड़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट है ना, तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। निया की मौसी भी खिड़की की तरफ चली जाती है और बाहर की तरफ देखती रहती है। वह निया से कहती है कि मेरी आंखों में आंखें डालो और सर पर हाथ रखो और बोलो कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब सच है। वैसे तो कभी मेरे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ है मासी, लेकिन कल मेरे साथ में बहुत कुछ अजीब हुआ। मैं रोम्बी के साथ उसके घर पर गई थी। जब मैं उसके घर पर गई तो रोम्बी मुझे अंदर कमरे में लेकर के गया। हम दोनों के बीच में कुछ बातें चल रही थी, कुछ हो भी रहा था, लेकिन हम दोनों पास भी आ रहे थे। लेकिन फिर अचानक से वैसा ही दूसरा रोम्बी अंदर आया और उसने उसे धक्का दिया और वह आईने के अंदर भागकर चला गया। वह आदमी मुझे खींच रहा था आईने के अंदर, लेकिन दूसरे रोम्बी ने मुझे बचा लिया। ये देख करके मैं घबरा गई कि सच क्या था। जो आईने में चला गया वह कौन था और मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। थोड़े वक्त पहले रोम्बी ने मुझे कहा था कि तुम इस घर की तरफ नहीं आओगी, लेकिन फिर बाद में मुझे रोम्बी दोबारा मिला था और उसने कहा था कि हमें थोड़ा समय इस घर में बिताना चाहिए। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि रोम्बी अपना स्टेटमेंट कैसे बदल सकता है, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था, जिसे मैं सोच भी नहीं सकती। क्या तुमने यह सवाल रोम्बी से, जिसे तुम प्यार करती हो, उसने तुम्हें इस बात का कोई जवाब नहीं दिया? निया ने बोला कि मैंने उससे सवाल पूछा लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं बोला। एंटोनी कहती है कि मैं तुम्हारे रोम्बी से मिलना चाहती हूँ। निया कहती है कि वह इतनी आसानी से किसी से मिलता नहीं है। मैंने बहुत कोशिशों के बाद उसे पापा से मिलाया था। एंटोनी बोलती है, तुम्हारी पहली मुलाकात उससे कैसे हुई थी? वह कौन था? उसने तुम्हें कुछ बताया? अपने माता पिता से तुम्हें मिलवाया? निया कहती है कि हमारी पहली मुलाकात बहुत अजीब थी। मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पर गई हुई थी। जब मैं छत पर गई तो मैं बाहर का नज़ारा देख रही थी। ऊपर छत से अचानक से कोई आदमी मेरे पीछे खड़ा था और उसने मुझे थाम लिया था। बस उसी वक्त से वह मेरा दोस्त बन गया। वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अचानक से एंटोनी निया की तरफ देखती है। वह बहुत परेशान होती है। निया को अपने गले से लगा लेती है और उसे कहती है, बेटा परेशान मत होना, मैं आ गई हूँ ना। मैं सबसे पहले तुम्हारे रोम्बी से मिलना चाहती हूँ।
उसके बाद ही इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।